टनकपुर से चंपावत की यह यात्रा महज दूरी तय करना नहीं, बल्कि मैदानी तपिश से निकलकर देवभूमि के ठंडे, रहस्यमयी और अलौकिक आगोश में खो जाना है। आइए मेरे साथ इस 75 किलोमीटर के सफर पर चलिए, जहां हर मोड़ एक नई कहानी कहता है। जैसे ही हमारी गाड़ी बाईं ओर घूमती है, चीड़ के पेड़ों की खुशबू हवा में घुलने लगती है। नीचे देखने पर टनकपुर और खटीमा के मैदान किसी नक्शे की तरह फैले हुए दिखते हैं। यह है लदिया नदी का पुल, और इसको पार करते ही यहाँ पहाड़ इतने ऊंचे और सकरे हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे दो विशालकाय चट्टानें आपस में टकराने वाली हों। जंगल का सन्नाटा, चालथी से आगे बढ़ते ही जंगल इतना घना हो जाता है कि कई जगह सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ केवल गाड़ियों के हॉर्न और पहाड़ी चिड़ियों की आवाजें गूंजती हैं। अगर मौसम थोड़ा भी खुशनुमा हो तो इन मोड़ों पर गाड़ियां बादलों के बीच होकर गुजरती इसी में प्रतीत होती हैं। यहाँ बाईं तरफ देखने पर कटीली चट्टानें और दाईं तरफ हजारों फीट गहरी खाई, जो रोमांच और डर का एक अनोखा मिश्रण पैदा करती है।
एक मोड़, एक नई घाटी। यहाँ हर 50 मीटर पर एक ऐसा यू टर्न आता है जहाँ से ठीक नीचे वाली सड़क साफ दिखाई देती है। इस रास्ते का एक ऐसा पड़ाव है अमोली ढाबा, जहाँ पहाड़ थोड़े सीधे खड़े दिखाई देते हैं। यहाँ की घाटियाँ इतनी गहरी हैं कि नीचे बहते छोटे नदी नाले चांदी की लकीर की तरह नजर आते हैं। मैं बहुत खुशनसीब था। हमारे आने से कुछ ही पहले यहाँ बारिश हो चुकी है और कीचड़ इतना हो गया कि यहाँ पर बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बरसात का मौसम है। लोगों ने बोला भी था कि बारिश शुरू होने वाली है, अब आप उत्तराखंड की तरफ न जाएं। लेकिन मैंने सोचा यहाँ भी तो लोग रहते हैं, वो कैसे रहते हैं। खैर, जब तक कुछ एडवेंचर ना हो, थोड़ा बहुत, अधिक तो नहीं। बहरहाल ध्यान दें, इस रोड पर बहुत कीचड़ है, मिट्टी बड़ा संभल के निकलना पड़ रहा है। ये 4 व्हीलर को तो प्रॉब्लम नहीं होती है, परेशानी आती है 2 व्हीलर को। गाड़ी फिसलने का भी डर, और अगर तेज वाहन बगल से निकल जाए तो कपड़े भी गंदे होने का डर। खैर, यहाँ से बढ़ गए हम आगे। बारिश अभी अभी हुई है तो सड़क पर पानी है जो पहाड़ों से धीरे धीरे उतर के आ रहा है। हालांकि पहाड़ के किनारे नालियां बनाई जाती हैं, वो इसीलिए होती हैं कि अगर ऊपर से पानी आता है तो सड़क के किनारे से होकर के निकल जाए, सड़क पर ना आए। लेकिन कहीं कहीं जब उसमें मलबा भर जाता है या कोई अन्य कारण और होता है तो वो पानी नाली से न निकल करके सड़क पर आ जाता है। आप तो मजा लीजिए नज़ारे के।
और मैं आनंद लेता हूँ इस भीगी हुई सड़क का। जैसे ही हम ज्वाला पार करते हैं, अचानक देवदार के ऊंचे और घने वृक्ष आपका स्वागत करते हैं। पहाड़ अपना सबसे रौद्र और भव्य रूप दिखाते हैं। यह क्षेत्र अपनी भूगर्भीय संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है, इसलिए यहाँ के मोड़ बेहद संभल कर पार करने होते हैं। दूर पहाड़ों की चोटियों पर छोटे छोटे कुमाऊनी घर धूप में चमकते हुए दिखाई देते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। हो सकता है कुछ नज़ारे कैमरे में कैद ना हो रहे हों, लेकिन आंखों से बहुत स्पष्ट दिखते हैं।
स्वाला पार करते ही अचानक दूर क्षितिज पर देवदार के ऊंचे और घने वृक्ष आपका स्वागत करते हैं। यहाँ की घाटी चौड़ी होने लगती है और हवा में भी अजीब सी शांति महसूस होती है। यहाँ आकर के एक जादुई एहसास सा होता है, जो हम सफ़र करके आए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट। पहाड़ी ककड़ी और रायता इस रास्ते के मोड़ों पर छोटे छोटे खोखे या दुकानें मिलती हैं, जहाँ पहाड़ी ककड़ी और रायता खाकर सफ़र की थकान मिटती है। आखिरी मोड़ मोड़ते ही चीड़ और देवदार के घने जंगलों के बीच छुपी चंपावत की घाटी सामने आ जाती है। ककराली गेट के उस पहले मोड़ से शुरू हुआ सफर, जहां धड़कनें तेज थीं, चंपावत पहुंचते पहुंचते एक असीम शांति में बदल जाता है। सामने काली कुमाऊं की पहाड़ियां, ठंडी हवा के झोंके और दूर बजती किसी मंदिर की घंटी यह एहसास करा देती हैं कि आप सचमुच देवताओं की भूमि में प्रवेश कर चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं चंपावत। ये चंपावत का बाहरी हिस्सा, और यहाँ अब हम तलाशेंगे अपने रुकने के लिए स्थान, कोई होटल। और हो गई शाम। देखिए, इन्होंने भी बसेरा ले लिया है, तो हम भी अपना बसेरा लेते हैं और ब्लॉग को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में। देखते रहिए यूट्यूब चैनल मुसाफिर कुदरत का। ये देखिए, ये भी मुसाफिर हैं, बसेरा ले चुके हैं। मैं भी अपनी बसेरे की तरफ प्रस्थान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। यह तिवारी रेस्टोरेंट जहाँ मैं रुका हुआ हूँ।